आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की शिक्षण विधियों की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां क्या होती है और उनका एक अध्यापक के लिए क्या क्यों आवश्यक है शिक्षण विधियां, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे करंट अफेयर है, टॉप करंट अफेयर है, हिंदी है, संस्कृत है, जिस भी विषय को आपने पढ़ना है आप उसी विषय की प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षण विधियां क्या होती है। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना और विधि का अर्थ होता है तरीके, अर्थात वे तरीके जिनका प्रयोग करते हुए एक अध्यापक जो है छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है या विषय वस्तु से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है, उसे शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधियां एक नहीं है, अनेक है, क्योंकि कोई भी विषय हो, पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, प्रत्येक विषय के लिए अनेकों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्राचीन समय से लेकर और अब तक शिक्षकों द्वारा अनेक शिक्षण विधियां जो है उनका प्रयोग किया जा चुका है। हम आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आती है हमारी पाठशाला विधि। पाठशाला जो विधि है ना, यह सबसे प्राचीन विधि है और इस विधि को पंडित प्रणाली या परंपरागत विधि भी कहा जाता है। यह विधि 17वीं शताब्दी तक आश्रमों, गुरुकुलों और विद्यापीठों में नियमित रूप से चलती रहती थी, अर्थात गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता था। और ये जो पद्धति है उपनयन संस्कार के बाद में इसका प्रारंभ माना गया है। इस विधि में जो शिष्य जो है या विद्यार्थी जो है हमेशा गुरु के पास यानी कि आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था और अपने शिक्षण कार्य को प्राप्त करता था। पाठशाला जो विधि है यह बहुत ही कठिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों को पूरा जीवन जो है नियमों से घिरा हुआ था। इसमें सबसे पहली बात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। दूसरा इसमें एक नियम यह था कि इसमें घर पर रहकर विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए उसे गृह त्यागी होना पड़ता था। गुरु के आदेश जो है सर्वोपरि होते थे, जिनका छात्रों को पालन करना अनिवार्य होता था। छात्रों को यम, नियम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, लोभ, मोह, त्याग इत्यादि जो नियम है इनका पालन करना होता था। और अगर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो गुरुकुल जो पद्धति थी या पाठशाला परंपरागत जो विधि थी, इस विधि में 12 वर्ष की आयु तक वेदों का अध्ययन करना निर्धारित था। इसलिए इस विधि को व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह उभर कर आता था प्रत्येक छात्र का, इसलिए इसे व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कहा जाता था। इस विधि के लिए कुछ उद्देश्य होते थे। सबसे पहले यह जो विधि है ना वो रटंत शिक्षा पर, अर्थात उस समय कॉपी किताब इत्यादि का जमाना नहीं होता था, कॉपी पेन पेंसिल इत्यादि नहीं होते थे। गुरुवर जो है कंठस्थीकरण पर ध्यान देते थे और छात्र जो है उनका अनुकरण करते थे। तो इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो उद्देश्य होता था वह था शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाना। दूसरा, छात्रों के व्यक्तित्व तथा जीवन शैली में सुधार लाना। उन्हें जीवन शैली सुधारने के लिए यह व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था। तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था, क्योंकि गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण, गुरु के सानिध्य में रहकर यह शिक्षा ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है उनके लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यार्थी को धर्म के नियम और मोक्ष तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो इसके परंपरागत विधि के उद्देश्य होते थे। फिर बात करते हैं विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को, संपूर्ण पाठ को जो है कुछ भागों में बांट दिया जाता है। और ये जो विश्लेषणात्मक विधि है ना, यह पूर्ण से अंश की ओर इस सूत्र पर आधारित होती है। यह विधि व्याकरण शिक्षण और कहानी शिक्षण करते समय सर्वाधिक प्रायोगिक मानी गई है, सर्वाधिक लाभदायक मानी गई है। इस विधि में बड़े से बड़े और जटिल जो विषय होते हैं ना उनको आसानी से समझाया जाता है, विषय को रुचिकर बनाया जाता है और विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, क्योंकि संपूर्ण पाठ को जो विषय वस्तु है
उसको कुछ कुछ खंडों में भागों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर उसके पश्चात सभी भागों का वर्णन करने के बाद एक बार पुनः पूरी जो विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने रखा जाता था। तो इससे ज्ञान जो है वह स्थायी होता था। इस विधि के काफी फायदे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है जो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, क्योंकि विश्लेषणात्मक विधि में हमने पाठ्य वस्तु को खंडित कर दिया है, तो इससे बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है। अगले पार्ट में स्टोरी जो है वो आगे बढ़ेगी। इसमें समस्या समाधान करने एवं हल खोजने पर बल दिया जाता है। इसमें अन्वेषण क्षमता और खोज करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। दूसरा, इसकी विधि के द्वारा दिया गया जो ज्ञान होता है वह स्थायी ज्ञान होता है, अर्थात बच्चे के मस्तिष्क पर, स्मृति पटल पर ज्ञान काफी देर तक रहता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं। एक तो इसमें समय जो है वह अधिक लगता है। कुशल अध्यापन की जरूरत होती है। इसमें अध्यापन जो है वह कुशलता पूर्वक होना चाहिए। इसमें तर्क और सूझबूझ की शक्ति जो है उसकी जरूरत होती है कि बच्चा तर्क करे, बच्चा पूछे कि अगले भाग में घटना का कौन सा वर्णन होगा, कौन सी घटना बतलाई जाएगी, विषय वस्तु को किस प्रकार से बतलाया जाएगा। तो इसमें तर्क एवं सूझबूझ की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए यह जो विधि है ना, यह छोटी कक्षा में थोड़ी कम उपयोगी मानी गई है। फिर है संश्लेषणात्मक विधि। इस विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है, अर्थात इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है। संश्लेषणात्मक जो विधि है या विश्लेषणात्मक विधि दोनों आपस में संबंध रखती है। इस विधि में, विश्लेषण विधि में हमने विषय को खंडों में विभाजित किया और विषय का अध्ययन किया, परंतु संश्लेषणात्मक विधि में हमने खंडों में बांटने के स्थान पर उनका समन्वय कर दिया, उनको जोड़ दिया। यह जो विधि है, संश्लेषणात्मक जो विधि है, यह ज्ञात से अज्ञात की सूत्र जो है उसका प्रयोग करते हुए संश्लेषणात्मक विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी माना गया है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि की काफी विशेषताएं हैं कि यह विधि सरल से सूक्ष्म और के क्रमबद्ध होती है, अर्थात इसमें विषय वस्तु जो है पहले से सरल और सूक्ष्म रूप में होती है और क्रमबद्ध सिस्टमैटिक तरीके से एक दूसरे में खंड जो है वो जुड़े हुए होते हैं। किसी भी गणित संबंधी हल को ढूंढने के लिए, संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए यह एक उपयोगी विधि है और पाठ्य पुस्तक में इस विधि का उपयोग इसी कारण से किया जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो लेसन होते हैं वो पाठ्य पुस्तक में एकत्रित कर दिए जाते हैं। इस विधि द्वारा प्रस्तुत किए गए हल एवं समस्या समाधान जो है विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाता है। विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग होना आवश्यक है। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि की पूरक है, अर्थात उसको पूर्ण करती है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसमें विद्यार्थियों को सुविधा होती है और अध्यापन के कार्य में भी सरल विधि इसे माना गया है। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि से सरल है और निष्कर्ष निकालने के लिए इस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि किसी साध्य या समस्या का हल संश्लेषणात्मक विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। समाधान के लिए हमेशा विश्लेषणात्मक विधि आवश्यक है, क्योंकि उसमें बच्चा जो है अपने आप स्वयं मूल्यांकन करना सीखता है। यह जो विधि है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और निर्णय सोचने की शक्ति का विकास कम कर पाती है। इसमें विद्यार्थी थोड़े निष्क्रिय रह जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे खंडों में पहले ही बटा हुआ है, उसको अध्यापक जोड़ के बच्चों के सामने रख देता है। इसमें कोई पद जोड़ा या घटाया या कोई विशेष कारण जो है उसे चयन नहीं किया जा सकता है इस विधि में। अब हम बात करते हैं संश्लेषण और विश्लेषणात्मक जो विधि है, इन दोनों में क्या अंतर है। जो संश्लेषणात्मक विधि है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर इस सूत्र को अपनाती है और विश्लेषणात्मक विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये दोनों विधियां ना एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। संश्लेषणात्मक विधि में अनुमान से निष्कर्ष की ओर ज्ञान दिया जाता है और विश्लेषणात्मक विधि में निष्कर्ष से अनुमान की ओर ज्ञान दिया जाता है। यह अवैज्ञानिक पद्धति है। कौन? संश्लेषणात्मक विधि जो है वह अवैज्ञानिक है और जबकि विश्लेषणात्मक विधि जो है वह तार्किक चिंतन वह और मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छोटे छोटे खंडों को जोड़ा जाता है संश्लेषणात्मक विधि में, जबकि विश्लेषणात्मक विधि में समस्या को छोटे छोटे खंडों में या तथ्यों में विभाजित किया जाता है, तोड़ दिया जाता है।
संश्लेषणात्मक विधि में विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय रहते हैं एवं अध्यापक का जो चिंतन है वह क्रियाशील रहता है, वह समस्या का हल प्रस्तुत करता है। जबकि विश्लेषणात्मक विधि में छात्र एवं अध्यापक दोनों क्रियाशील होते हैं और समस्या के हलों को ढूंढते हैं। संश्लेषण विधि रटने की विधि है और विश्लेषण विधि खोज की विधि है। संश्लेषण विधि समय व शक्ति कम लगता है इसमें, लेकिन विश्लेषणात्मक विधि में समय और शक्ति शक्ति जो है दोनों ही चीजें अधिक लगती हैं। इसमें उत्पत्ति संश्लेषणात्मक जो विधि होती है इसमें उत्पत्ति या रचना का प्रत्येक पद सही है यह प्रदर्शित किया जाता है, परंतु सही क्यों है यह स्पष्ट नहीं होता। जबकि विश्लेषणात्मक विधि जो है इसमें उत्तर स्पष्ट मिलता है, रचना का कोई पद या उत्पत्ति का कोई भी पद क्यों लिया गया है, क्यों है, तो वह तर्क के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करते हैं व्याख्यान विधि की। जो व्याख्यान विधि है ना, इसको कथन विधि, प्रवचन विधि, प्रवचन विधि, वार्ता विधि, चाक विधि इत्यादि भी कहा जाता है। व्याख्यान विधि में सबसे पहले जो अध्यापक है वह मौखिक एवं लिखित रूप से छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तथा छात्र जो है शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं। अच्छा, व्याख्यान जो विधि है यह बड़ी कथानक जीवनियां जो है उनको बताने के लिए महानायक नायिकाएं जो हुए हैं, हमारे वीरांगनाएं जो हुए हैं, उनके जीवन की गाथाएं गाने के लिए यह सर्वोत्तम विधि मानी गई है। यह विधि जो है बहुत सारी, जैसे कि पढ़ाई गई विषय वस्तु का सारांश देते हुए अध्यापक इस विधि का प्रयोग कर सकता है। कौन सी विधि का? इसमें अध्यापक जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वो हमारे जो है ना जीवन गाथाएं, महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, या फिर जो राजा और रानी जो हुए हैं उनके जीवन से संबंधित जो जीवनियां इत्यादि हैं उनके बारे में बता सकता है। प्रयोग संबंधित निर्देश देते हुए, जैसे कोई भी प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल अगर करना है तो उसमें भी बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं। कठिन व युवकों को स्पष्ट करते हुए कि इसमें बालकों को सभी बातें जो है, जैसे किसी विषय की ऐतिहासिक घटनाएं बताते समय उन सबको बतलाया जाता है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक का जो संबंध है वह भावात्मक रूप से जुड़ जाता है, अर्थात कहानी जो होती है स्टोरी टेलिंग के लिए इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र जो है नायक नायिकाओं के जीवन से संबंधित जो कहानी है या वैज्ञानिक जो है उसमें इंटरेस्ट, उनके जीवन से संबंधित स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे शिक्षक अच्छे उदाहरण देकर विषय इसमें अच्छे उदाहरण देकर रोचकता प्रदान करता है और प्रेरणादायक भी बना सकता है। इस विधि के द्वारा विषय को कम समय में पढ़ाया जा सकता है, कि जो बहुत लंबा जो चैप्टर होता है उसे कम समय में बच्चों को समझाया जा सकता है। यह विधि, इस विधि में कुछ गुण है व्याख्यान विधि में, किसी वे विषय वस्तु को क्रमबद्ध और सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं व्याख्यान विधि के द्वारा। अच्छा, कम समय में पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति भी संभव है। कैसे संभव है? इसमें हम छात्र को ही, जैसे पहले अध्यापक ने बच्चों को कोई स्टोरी बताई है या कोई पाठ का जो सारांश है वह बताया है, हम पूरे सारांश, अच्छा बच्चे को जो हमने पाठ आज पढ़ाया है वह उसे याद है या नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति के लिए बालकों से भी उसका सारांश पूछा जा सकता है और स्वयं अध्यापक भी उसमें क्रमबद्ध रूप से उस कहानी को पूरा कर सकता है। यदि छात्रों की कोई शंका होती है तो उसको भी इसमें आराम से, बच्चा भी जो है ना सक्रिय रहता है, वह सुनता रहता है, सक्रिय श्रोता बना रहता है छात्र इसमें, तो वह अपने तर्क के द्वारा अपनी जो भी उसके प्रश्न होते हैं वह पूछ सकता है। कम समय में इसमें विद्यार्थी जो पाठ वस्तु में लिखा हुआ है, पाठ में जो विषय वस्तु जो हमारी पाठ्य सामग्री जो है उसमें जो लिखा हुआ है उससे अधिक बच्चे को जानकारी अध्यापक दे सकता है व्याख्यान विधि के माध्यम से। इसमें जो है छात्र कम समय में, कम मेहनत में और ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अध्यापक जो है पाठ्यक्रम के विषय में समय निर्धारित कर पूरे उससे अपने आप में निपुण हो सकता है। यह विधि वैज्ञानिकों की जीवनी बताने एवं ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन करने में बहुत ही उपयोगी है, अर्थात इसके द्वारा ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करने के लिए अध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग
कर सकता है। अच्छा, व्याख्यान विधि में एक और महत्वपूर्ण बात है कि व्याख्यान विधि में जो वैज्ञानिक या ऐतिहासिक जो हमारे नायक नायिकाएं हुए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने देश को आजाद करवाया है, उनके जीवन से संबंधित अन्य जानकारी जो अध्यापक स्वयं में रखता है वह बच्चों को आसानी से दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि व्याख्यान जो विधि है इसके कुछ डीमेरिट्स भी, अर्थात इसमें कुछ, इस विधि में कुछ दोष भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि यह विधि जो है व्याख्यान विधि, यह करके सीखने के सिद्धांत के ठीक विपरीत है। क्यों? क्योंकि इसमें अध्यापक जो है वह अपने ज्ञान के आधार पर बालकों को बताता रहता है। बच्चे स्वयं जो है ज्ञान ग्रहण करने में इसमें थोड़े से चूक जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत बार क्या होता है कि जो पीछे की कतार में जो बैठने वाले बच्चे होते हैं वे लगभग नीरसता का भाव लेते हैं, वे चिंतन नहीं कर पाते, तर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बच्चे जो है उसमें उनको नींद आने लगती है, निष्क्रिय हो जाते हैं और विषय वस्तु से भटक जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसमें बच्चा आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, तर्क आदि जो गुण है, उनका विकास थोड़ा कम हो पाता है। इसमें जो कुछ बच्चे जिनका किसी का इंटरेस्ट होता है साइंटिस्ट की स्टोरी सुनने में, बच्चे की स्टोरी इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसी टॉपिक को कितना लंबा हम ले सकते हैं, कितने ज्यादा टाइम तक उनके गुणों का बखान कर सकते हैं। तो जो व्याख्यान विधि है उसमें ऐसा भी नहीं है कि अध्यापक बोलता ही रहे, अपने ध्यान ना दे, उसमें बच्चों को भी साथ में लेके चलने हैं। एक अच्छे वक्ता का जो है गुण होता है। अब बात करते हैं भंडारकर विधि। भंडारकर जो विधि है, इस विधि के प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। इनका नाम है ये पूरा, और इन्हीं के नाम पर जो है इस विधि का नाम रखा गया है। दूसरा, इस विधि में छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इसलिए भी इसे भंडारकर विधि कहते हैं। इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। अब यहाँ आपने देखना है, भंडारकर विधि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी है, तो भंडारकर विधि व्याकरण अनुवाद विधि है। दूसरा, व्याकरण अनुवाद विधि और भंडारकर विधि के प्रवर्तक कौन है, इसका प्रारंभ करने वाले कौन है, तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो हैं वे इसके उत्पत्ति करता है। इन्होंने इस पद्धति का विकास किया था। यह जो पद्धति है वह 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई है। इसमें व्याकरण के नियमों का अभ्यास कराया जाता है और नए शब्द जो है उनका प्रयोग करना भी बालकों को सिखाया जाता है। इससे एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में अनुवाद करवाया जाता है, इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात, यह विधि सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, और इस विधि में जिस भाषा को पढ़ाया जाता है उसी भाषा को आपसी वार्तालाप एवं बातचीत का माध्यम रखा जाता है। अर्थात भाषा अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी गई है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि जब हम जिस भी भाषा को सीखते हैं तो हमें उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी भाषा पढ़ाते समय आपसी बातचीत का आपसी अर्थात छात्र एवं अध्यापक के बीच के मध्य का जो भाग है उसमें अंग्रेजी ही माध्यम होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे उस भाषा को जल्दी सीख पाते हैं और इस विधि में मौखिक कार्य की प्रधानता दी जाती है, क्योंकि ये स्पीकिंग स्किल जो है उसको डेवलप करता है। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि इसमें मौखिक, अभी मैंने बात की ना, मौखिक शब्दावली तो बहुत ही सीमित रह जाता है, लेखन कार्य जो है ना उसकी अवहेलना हो जाती है, बच्चे का स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है। हर्बर्टीय पंचपदी, हर्बर्टीय पंचपदी यह जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने अपने इनके सिद्धांतों के आधार पर इनके शिष्यों ने इसे प्रस्तुत किया है और इसके 5 पद माने गए। यह 5 पदों में विभक्त है। पहला स्टेप आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पूर्व की जो प्रक्रिया होती है, एक अध्यापक जब भी कभी कक्षा में जाता है तो वह ऐसे ही डायरेक्ट जाकर पाठ्य पुस्तक उठाई और पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देता है। प्रस्तावना जो है उसके अंतर्गत एक अध्यापक
छात्रों की पहले ऑब्जर्व करता है कि बच्चा कितना जानता है, विषय वस्तु की भूमिका तैयार करता है। तो भूमिका जो हम तैयार कर दे हैं उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। इस प्रस्तावना के अंतर्गत बालकों से पूर्व ज्ञान के आधार पर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि पिछली कक्षा का उसे स्मरण कराया जाता है और उसी के आधार पर अगली जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बारे में बतलाया जाता है। अब जो प्रस्तावना है इसमें प्रश्न जो पूछने का क्रम है वह चित्र के माध्यम से भी हो सकता है और प्रश्नों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विषय की स्थापना। अब पहले हमने प्रस्तावना बनाई, भूमिका तैयार की, पूर्व ज्ञान के आधार पर बालकों से प्रश्न पूछे। यदि बालक प्रश्न दे देते हैं तब तो बहुत ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो वहां अध्यापक जो है बच्चों को थोड़ा सा और उसके पीछे ले जाकर शुरू से उसे ज्ञान देकर विषय वस्तु तक उसे लाने का प्रयास करता है। फिर इसमें अध्यापक जो है, शिक्षक जो है वह बोलकर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। अलग अलग विद्या को पढ़ाते समय उसका प्रस्तुतिकरण भी भिन्न होता है। जैसे गद्य पाठन में आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, आदि क्रिया इसमें शामिल होती है। थर्ड है तुलना। तुलना अर्थात विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उसकी दूसरे विषयों के साथ में तुलना की जाती है। दो विषयों की तुलना करने से बच्चा उस विषय में अच्छे से समझ पाता है और जो जटिल बातें होती है उनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक पाठ्य वस्तु का दूसरी पाठ्य वस्तु के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। फिर है उदाहरण या सामान्यीकरण। इसमें विषय का निष्कर्ष या सार बता दिया जाता है। विषय की समाप्ति के पश्चात उससे संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना भी इसी में शामिल किया जाता है। और जो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ाया है कक्ष में, उससे संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है ताकि बच्चा जो है तर्क करे, चिंतन करे। लास्ट आता है इसमें 5वां स्टेप आता है गृह कार्य। गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। आज जो छात्र को ज्ञान प्रदान किया गया है, जो उसे पढ़ाया गया है, अंत में छात्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान और व्यवहार में लाना है। इसके लिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, अभ्यास कराया जाता है ताकि उनमें स्वयं सीखने व समझने की योग्यता का विकास हो सके। इसलिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। और गृह कार्य से अक्सर बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा, तो इसलिए अध्यापक को गृह कार्य जो है बहुत अधिक नहीं देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने शिक्षण विधियों को जाना कि एक अध्यापक जो है कक्ष में कौन कौन से तरीकों को पढ़ा करके कौन कौन सी जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग करते हुए अपनी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है। आज का जो टॉपिक था ये हमने संपूर्ण शिक्षण विधियां, पूजा पब्लिकेशन की बुक है जो मेरे द्वारा लिखित है। इसमें एक खास बात ये है, एक सूचना है आप लोगों के लिए कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित इत्यादि सभी विषयों की शिक्षण विधियां इसी पुस्तक में समावेश है। एक साथ हमने दी है सभी विषयों का। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो है अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों की पुस्तक उन्हें खरीदनी पड़ती है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सभी संपूर्ण शिक्षण विधियों के नाम से ये पुस्तक जो है मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग मंगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही और ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। डेली करंट अफेयर, हिंदी, जीएस और साइको, उसके साथ साथ में आप शिक्षण विद्या एवं संस्कृत इत्यादि की क्लासेज ऐसे ही मिलती रहेंगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।